हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है मुख्य फोकस। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है। अच्छा, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। वो बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास 10 के स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस बात से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जहाँ डॉट लाइन रहती है या कहीं कहीं में लिखा मिलता है, प्रतीत होते हैं, कहीं कहीं में हर बुक में ही रहता है जैसा कि, और उनको मिलता है उसी लैंग्वेज में जाती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इन बातों को हम लेके चलते हैं कि कब कहाँ कैसी बातें रहेंगी। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको बोल्ड लाइन दिखाई दे, ऐसे पूरी बोल्ड लाइन, तो इसको बोलेंगे, ये पहली बात तो बोल्ड लाइन है। अब बोल्ड लाइन है तो इसका मतलब रेखा जा रही है, रेखा वास्तव में जाती है, वास्तव में जाती है 100%, इसमें नो डाउट्स है। ठीक है, अगर डॉट लाइन है तो इसका मतलब, डॉट लाइन है तो इसका मतलब होता है कि जो रेखा है, रेखा जाती तो नहीं है, जाती तो नहीं, परंतु हमें ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि रेखा जा रही है। रेखा जाती तो नहीं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि रेखा जाती है, ऐसा लगता है, लगता है कि रेखा जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बोल्ड लाइन रहे तो रेखा वास्तव में जाती है। जैसे यह एक लकड़ी का मान लो गत्ता है या फिर ये कांच है, मान लो ऐसा मान के चलते हैं, कोई कांच है। ठीक है, अगर हम बोल्ड लाइन लिख दिए, मान लो एक रेखा है इस कांच से ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ बोल्ड लाइन है तो ये सच में जा रही है। ठीक है, अगर हम यहीं डॉट लाइन लिख देते हैं तो हम कहते हैं कि रेखा जा नहीं रही है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि रेखा जाती है। वही काम यहाँ पे होगा कि किरण जा रही है कि नहीं। अगर बोल्ड लाइन होगा तो इसका मतलब हमारी किरण वास्तव में जाती है, ठीक है, सच में जा रही है वहाँ से। और अगर डॉट लाइन होगा तो ऐसा मानना है कि किरण वहाँ से जाती नहीं है, परंतु देखने में हमें ऐसा लगता है कि किरण वहाँ से जा रही है। बस यही फ़र्क है। तो जहाँ डॉट लाइन होगा वहाँ पे लिखा जाएगा जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ बोल्ड लाइन होगा वहाँ पर हम लिखेंगे किरण जा रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हमारा एक साथ दोनों लिखा जाएगा, क्योंकि हम उत्तल और अवतल में डिफरेंस करके नहीं चलेंगे, साथ में लेके चलना है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल में होता है या अवतल में होता है कि कहीं कहीं जाती है या कहीं कहीं जाती हुई प्रतीत होती है। तो हम दोनों भाषाओं को एक साथ गोली दर्पण मान के पढ़ेंगे, और रेखाएं वहाँ पे जा रही हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। आप बस रेखाओं को देखकर समझ जाएंगे कि किस में जा रही है और किस में जाती हुई प्रतीत होती है। बोल्ड लाइन होगा तो जा रही है, और डॉट लाइन होगा तो इसका मतलब किरण जाती हुई प्रतीत होती है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। टॉपिक हमारा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? यह आपका एक कोई गोलीय दर्पण है और हमने इसमें बाहर से क्या कर दिया, कलई कर दिया। जब बाहर से हम कलई कर देते हैं तो इस गोलीय दर्पण का नाम पड़ जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी भाग में, यानी उभरा हुआ भाग में, देखिए आपका यह भाग है उभरा हुआ भाग, ठीक है। इसके बाहर अगर कुछ लिख दिया जाए तो वो होता है उभरा हुआ भाग। तो किसी भी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग में अगर हम कलई करते हैं तो उसका नाम रखते हैं अवतल दर्पण। और यदि हम इसी गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग में कलई करते हैं तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, उभरे सेम चीज़ है, आप केवल कलई करने के आधार पर है। अगर इसी के अंदर से कलई कर दी होती तो ये उत्तल बन जाता है, बाहर से कर दिए तो अवतल होगा। इसी वाले में अगर आप
बाहर से किए होते हैं, उभरे हुए भाग से करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। देखिए हमारा टॉपिक है मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यह आपका कोई गोलीय दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P है, P मतलब ध्रुव, ठीक है, और यह इसकी वक्रता केंद्र C है, ठीक है, वक्रता केंद्र C। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। कौन सा रेखा कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब वही काम यहाँ पे हो जाए, ये इसका ध्रुव है P और यह इसका वक्रता केंद्र है C। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। बातें आते हैं इस पर। देखिए मुख्य अक्ष से समांतर, यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात माने टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के पश्चात यह इस दिशा में मुड़ गई और सीधे निकल गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही क्रिया यहाँ पर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, अब ये तो इधर जाएगी नहीं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मान लो ये किरण इधर चली गई है, ठीक है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात अब देखिए यहाँ पे हम डॉट लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, किरण इस पार जा नहीं पाएगी क्योंकि कलई किया गया है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि इस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसका नाम मुख्य अक्ष रखा गया। क्यों? क्योंकि यह ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। यह किरण है, यह कोई किरण जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित ये किरण आई, यहाँ से टकरा के इधर चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह किरण इधर की ओर बढ़ी हुई है, डॉट लाइन का प्रयोग है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन यानी टकराने के बाद जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, टकराने के बाद किरण इधर चली गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह टकराने के पश्चात इस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह ऐसे घूम के चली जाती है इस दिशा में और इस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो फिर से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे भी वही बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इसमें बोलेंगे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर बोलेंगे जाती है या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को चाहे इसको बोलो चाहे इसको, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर उत्तल दर्पण होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण होगा तो जाती हुई प्रतीत होती हैं, और अवतल दर्पण होगा तो जाती हैं। अवतल दर्पण में 100% जा रही हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब आगे आपको समझ में, तो एक बार फिर से देखिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जाती हैं, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप कहेंगे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये बातें क्लियर है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। यह है आपका कोई एक गोली दर्पण है। अगर हम इसे बाहर से कलई कर दें तो इसका नाम रख देंगे हम अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए अलग अलग दर्पण के इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में हम प्रतिबिंब के रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को हम कब कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, वो वस्तु से बड़ा होगा, वो वस्तु से छोटा होगा, ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। अभी हमें केवल इतना पढ़ना है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यह ध्रुव P है और ये वक्रता केंद्र C है और यहाँ से ये मुख्य अक्ष जा रही है, इसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, देखते हैं। अब मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखा गया है जिसका नाम हम रख देते हैं OO डैश। ठीक है, इसका नाम है OO डैश, जिसकी ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई मान लेते हैं आपके समझने के लिए, इसका लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। वस्तु से वैसे तो किरणें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन आप ऐसा मान के चलेंगे कि वस्तु से केवल 2 किरणें चल रही हैं, क्योंकि आप ज़्यादा किरणों को ले जाएंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए हम 2 किरणों को लेकर चलते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और ये सदैव टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस F कहते हैं। दूसरी प्रकाश किरण आपकी यहाँ से चलती है और ये वक्रता केंद्र C से होते हुए यहाँ पर दर्पण के इस बिंदु पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात यह उसी मार्ग में, उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें, पहली किरण ये वाली यहाँ टकराई, यहाँ से होकर यहाँ से गई। दूसरी किरण O से चली, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के इस बिंदु पर टकराती है और इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक ये प्रकाश किरण और ये दूसरी वस्तु से चलने वाली किरण वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या करती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यह अवतल दर्पण है तो प्रतिच्छेदित करती है, उत्तल होता तो करती हुई प्रतीत होती है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं।
ये बातें समझ में आ गया। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं, वास्तव में काटती हैं, एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो यदि प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में काटती नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं काटती हैं परंतु हमें ऐसा लगता है कि ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बातें क्लियर है? याद रखिएगा, हमारे घर में रखा जो समतल दर्पण है यानी आईना, उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है।